हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू K2। सो हम वापस आ गए हैं अपनी केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर सीरीज की अगली वीडियो के साथ। आई होप आप सभी ने पुरानी वीडियोस देख ली हैं अच्छे से और उन्हें लाइक भी कर दिया है। अगर लाइक नहीं किया है तो अभी जाइए और लाइक करके आइए। बाकी जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो चैनल पे पहली बार आया है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज द क्लास 12th टॉपिक। और हमने मेजर कहें तो हमने अराउंड 50% चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is another important topic of the particular chapter, that is the half life of reaction। ठीक है। सो जैसे ही आप इस वर्ड हाफ लाइफ को देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है आपके मन में? हाफ लाइफ अगर मैं सिंपली कहूँ आधी जिंदगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी एक इंसान है जो अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक रह रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस 100 का जो आधा है दैट इज अराउंड 50 ईयर्स। यही है। सो इसी पर्टिकुलर टर्म को ही अभी हम यूज करने जा रहे हैं और इसी से रिलेट करते हैं हम अपने रिएक्शंस को। ठीक है, कैसे? वही है हमारे आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो हाफ लाइफ क्या है? सपोज कीजिए कि आपने बोला है कि आपके पास एक रिएक्टेंट है जिससे हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय हम रिएक्शन में अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेप ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं, एक्स-वाई-जेड कंडीशन जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पॉइंट है वो ये है कि सपोज कीजिए हमें बोला है कि इस रिएक्टेंट का जो इनिशियल अमाउंट था दैट वाज अराउंड 50 ग्राम्स। ठीक है, दैट वाज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज आर नॉट। अब हमें बोला है कि कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम बचा है। हमें क्या बोला है कि रिएक्शन में कुछ टाइम बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम्स रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट है। ठीक है, दिस आर इज बेसिकली द रिएक्टेंट अमाउंट दैट इज लेफ्ट। प्रोडक्ट का कोई लेना नहीं है, ये है आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट। और वो हमने कहा है कि वो 25 ग्राम है। तो ऑब्वियसली अब आप खुद देखिए इस 50 और इस 25 में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है? ये एक दूसरे के क्या है जी? हाफ है। क्लियरली दिख रहा है। 25 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 25 इज नथिंग, 10 अपॉन 5 दैट इज 1 अपॉन दैट इज 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50 से 25 होना इज बेसिकली रिडक्शन और बेसिकली रिड्यूसिंग ऑफ रिएक्टेंट to half its initial amount। रिएक्टेंट अपने इनिशियल के 25 यानी अपने इनिशियल के आधे परसेंटेज पर जब रिड्यूस हो गया है, ठीक है, अब रिड्यूस होने में इसने कुछ ना कुछ टाइम लगाया है। ऑब्वियसली इस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि वो टी सेकेंड्स है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये जो टी सेकेंड्स है इसी को कहते हैं हाफ लाइफ। यानी एक ऐसा टाइम इंटरवल, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ अमाउंट पे। ठीक है, यानी कि वी कैन सम अप दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज half life is the time required for the reactants to reduce to its half amount। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया एक्सप्रेस करने का अपने हाफ लाइफ को। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? यानी कि अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं या फिर हम इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से लिखते हैं, वो ये कह सकती है कि द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। टाइम पीरियड इन विच half of the initial concentration of reactant is converted to product। Reactants is converted to product। तो ये हो जाती है हमारी हाफ लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन, डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये सब होता है जी हमारी हाफ लाइफ में। लेकिन हाफ लाइफ टाइम है,
ठीक है। और हमने सीधा सीधा ये कहा कि हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड करे किसके ऊपर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑब्वियसली वो डिपेंड करती है, क्योंकि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आपके पास उसको अपनी हाफ अमाउंट में तक डिक्रीज होने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा होगा, है ना। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये 25, ये 50 था, ये 25 था, अगर हमने इसको कर दिया जी 100 है ये, और ये 50 हो जाएगा, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैंने कहा यही रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, रेशियो रहेगा वो तो सेम रहेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऑर्डर पर। Now is what is order? Order I hope आप सभी को पता होगा। ऑर्डर होता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ, यानी हमारा रिएक्शन कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर करता है या फिर फर्स्ट ऑर्डर। सो अगर आपको थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो हम पहले डिस्कस करते हैं अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है कि आपके पास जो भी कुछ रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर एक एक्सप्रेशन है हमारे पास जो ये कहता है दैट के होता है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, या मैं ये कह सकती हूँ ये हमारे रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हमारे पास दोनों चीजें आ रही है, हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आ रही है और हमारे पास टाइम टी भी आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या, अब ये कि सपोज कीजिए आपने जो रिएक्शन किया है सेम आपने लिया है कि आर नॉट से या आर से आप पी जा रहे हैं, जब टाइम जीरो था तो आपने आर नॉट लिया था, प्रोडक्ट जो था वो जीरो था। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर टाइम जो भी कुछ है दैट इज, हम बात कर रहे हैं अपनी हाफ लाइफ की, यानी एक और चीज यहाँ पे हमसे मिस हो गई है कि हाफ लाइफ जो हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज टी, और फिर सबस्क्रिप्ट में आता है हमारे पास एक हाफ। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस दी हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन। तो हम ये बोल रहे हैं कि टाइम जो है वो अपने हाफ लाइफ यानी कि हाफ टाइम पे हम अपने रिएक्शन को रोक रहे हैं। तो हाफ टाइम अभी हम देख कर आए हैं, हाफ टाइम वो टाइम है जब अपना रिएक्टेंट इनिशियल के आधी पे पहुंच जाता है। इनिशियल कितना था जी आर नॉट, अब कितना हो गया इसका आधा, यानी कि अब हमारे पास जो बची है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज व्हाट, दैट इज आर नॉट बाय 2, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में क्या था, इनिशियल थी हमारे पास आर नॉट, ये थी हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, और ये हो गई हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक्सप्रेशन में यही करना है हमें, आर नॉट होती है हमारे एक्सप्रेशन में इनिशियल और आर होती है हमारे पास फाइनल, तो अब यही सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी ये जो आई है वैल्यू, ये किस चीज की आई है, ये आर की वैल्यू है। तो के रेट कांस्टेंट, आर नॉट इनिशियल है और आर है आर नॉट बाय 2। और अब ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब हम हाफ टाइम की बात कर रहे हैं, यानी हाफ लाइफ की जब हम बात करते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इस एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है। सो वी विल हैव टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2 के, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, यानी कि हमें क्या पता चला दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो आपका जो टी हाफ है, यानी जो आपका टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस टू इट्स हाफ द अमाउंट, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने देख लिया कि हाफ लाइफ के बीच में आ रहा है और हमारे पास अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आ रहा है। तो यही हमें समझना था जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि अमाउंट पे कैसे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपके पास यहाँ पर एक और चीज है, वो हम बात करेंगे अपनी आफ्टर डिस्कसिंग दी फर्स्ट लॉ, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारे पास अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो अगेन हमारे पास जो एक्सप्रेशन था दैट वाज 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर, अगेन वही सेम वेरिएबल्स, आर नॉट इनिशियल है, आर जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आर से रिएक्टेंट से आर से पी जा रहे हैं, टी टाइम जीरो पर आर नॉट ले लिया हमने, टी टाइम जब हाफ पे पहुंच गया तो आर नॉट बाय 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या, कुछ नहीं, अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट बाय 2, यानी ये वैल्यू फिर से क्या है, ये वैल्यू जी आर।
ठीक है, अब k इक्वल्स टू 2.303 बाय टी हाफ log 2 इंटू आर नॉट बाय आर नॉट। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये रेसिप्रोकल हो गया है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है, तो हमें इस तरीके से एक्सप्रेशन अपना मिल गया है। आर नॉट से आर नॉट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो k बिकम्स इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ एंड देन यू हैव अ वैल्यू दैट इज ऑफ log 2। ठीक है, अब क्या दो वेरिएबल्स दिख गए, एक दिख गया log 2 का वेरिएबल, एक दिख गया हमारे पास 2.303 का वेरिएबल। अब क्या करना है, अब रखनी है हमें log 2 की वैल्यू। So k can be written 2.303 into 0.301 which is the value for log 2. Log 2 जो है स्टूडेंट्स 0.301 ये हमने रखा यहाँ, सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ से मिला k equals to 0.693 अपॉन t half. So t half जो है that is equal to 0.693 अपॉन k। ये हमें मिल गया अपना t half for zero order reaction। ठीक है, अब इस वेरिएबल को आप जरा ध्यान से देखिए, या इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। इस एक्सप्रेशन में हमें क्या दिख रहा है कि आपके पास जो भी कोई टी हाफ ऑफ द रिएक्शन है दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसा हम कहें वेरिएबल नहीं आ रहा है जो कॉन्सेंट्रेशन का, और अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का नहीं, यानी कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम ये सिंप्लीफाइड जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं दैट द टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, the t half is independent of initial concentration of reactant। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है अपना एक्सप्रेशन फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए जी, अब चलते हैं हम ग्राफ्स की तरफ। ठीक है, ग्राफ हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने लिया है अपना टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल है, क्या होगा भाई, जब अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ भी ऐसा फैक्टर ही नहीं है, आप एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान से देखिए कि आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा वेरिएबल ही नहीं है जो कॉन्सेंट्रेशन का आता है स्टूडेंट्स। अब जब कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएबल नहीं आएगा तो हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से हम अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है ये। इस ग्राफ के अंदर क्या है हमारे पास अपना एक, अब हमें वेरिएबल्स मेंशन्ड है यहाँ पे, जो एक सिंप्लीफाइड चीज है वो ये गिवन है कि वेरिएबल बड़े आसानी से हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें ये टी हाफ है आपका, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो एक इंडिपेंडेंट लाइन कैसी आएगी जी, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेट लाइन हमने कुछ इस तरीके से दिखा दी। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है टी हाफ का वो है 0.693 अपॉन के। तो ये अगर आप इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो x तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो स्लोप जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो यही आएगी, कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास 0.693 बाय के। एक स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास अपना पर्टिकुलर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट है आपके हाफ लाइफ से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, दैट इज अगेन टी हाफ वर्सेस इनिशियल, या फिर हम सिंपल लिखते हैं जो हमने यहाँ लिखा था, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं
तो आप समझ पाएंगे कि ये सब चीजें या ग्राफ प्लॉट करना कितना आसान है, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि ग्राफ को किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेम वही वेरिएबल्स है हमारे पास, अपने y एक्सिस है हमारे पास और हमारे पास अपनी x एक्सिस है। y एक्सिस पे हमने लिया है टाइम t, ठीक है, एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव concentration of reactant। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर आप टी हाफ को देखते हो, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू के, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो टी हाफ जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, ये जनरल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कोई कांस्टेंट नहीं है, आपके पास एक सीधी लाइन आएगी दैट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और स्लोप जो होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन का दैट इज इक्वल टू 1/2 के। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात, मतलब ये एक जनरलाइज तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अदरवाइज देखें तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इनिशियल वो भी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना। यानी कि अगर आपने ऐसे समझे, आपने बहुत सारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस लिए हैं, इनके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिए, एक के लिए आपने 200 ग्राम्स ले लिया, आपने 400 ले लिया, 500, तो ये उस तरीके से एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो टी हाफ भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन के लिए, अलग अलग रिएक्शंस के लिए एक्सप्रेशन बना, जिससे हमें ग्राफ पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा हमें ये फॉर्म होगा। अदरवाइज अगर आप इसको अदरवाइज देखें तो आर नॉट भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है हमारे पास वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पॉइंट है। सो हम इस ग्राफ को इस तरीके से सम अप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये भी आता है कि जितने भी हमारे पास अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी जितने भी हमारे रिएक्शंस हैं जिनमें रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होगा, यानी ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए दैट ऑल रेडियो एक्टिव reactions follow first order kinetics. Reactions follow first order kinetics. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जरा वापस से चलते हैं पीछे की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हाफ लाइफ होती क्या है ना। तो हाफ लाइफ तो हमने कह दिया कि एक वो कॉन्सेंट्रेशन है जब इनिशियल के हाफ टाइम को चला जाए। तो अब एक बात बताइए, इस हाफ लाइफ की यूनिट क्या रहेगी? सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस हाफ लाइफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी बताइए स्टूडेंट्स? सो सिंपल है, हाफ लाइफ है ये। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ यानी कि एक टाइम पीरियड हमने कहा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेफिनेशन में तो ये क्या है, ये है एक टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी यूनिट में हो सकता है, जैसे कि सेकेंड्स। ठीक है, आई होप आपको एक कलर ठीक है। यूनिट किसमें हो सकती है हमारे पास सेकेंड्स हो सकती है यूनिट इसकी, हमारे पास इसकी यूनिट्स मिनट्स हो सकती है ना, और हमारे पास इसकी यूनिट्स आवर हो सकती है। तो टाइम की जो भी यूनिट होगी वो हमारे पास अपनी हाफ लाइफ की यूनिट होगी। हमारे पास डेज हो सकता है, हमारे पास ईयर्स हो सकता है, तो जो भी कोई यूनिट है आपके पास टाइम की, वो सारी यूनिट्स आपकी हाफ लाइफ को भी फॉलो बड़ी आसानी से करेंगी। ठीक है, सो ये है हमारे पास अपना हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास बारी, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि है हमारे पास कि हाफ लाइफ हमने कह दिया कि जनरली क्या कहती है कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर भी सकती है और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं भी कर सकती है। तो अगर हमें पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए गिवन है, यानी हमें बोला है कि एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, यानी एक nth ऑर्डर है, कोई भी एक ऐसा ऑर्डर है जो कि मेंशन्ड नहीं, एक nth ऑर्डर है, तो कैसे निकालेंगे? सो सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर द nth ऑर्डर, वो क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो ऑब्वियसली हमारे पास एक रिएक्टेंट R होगा, उससे प्रोडक्ट के लिए ही हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। ठीक है,
अगर हमने कहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मुझे ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो इसमें अगर मैं डिफरेंशियल रेट को लिखती हूँ तो दैट इज रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय आर। और अगर हम रेट लॉ के हिसाब से लिखते हैं तो के आर रेज टू द पावर एन, बिकॉज द ऑर्डर इज एनथ। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को मैंने रिलेट कर दिया, सो वी विल गेट के आर रेज टू द पावर एन। यानी कि हमने ये क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं अपने nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे, यानी इस एक टॉपिक से हम एक दूसरे टॉपिक को रिलेट करते हैं। सो डी आर अपॉन आर रेज टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन हमने ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर दिया है। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स रखकर। लिमिट्स हमारे 0 से लेकर t है, यहाँ पे हमारी लिमिट r नॉट से लेकर r है। ठीक है जी, सो हमें ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई होके मिलेगा स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ln r इसका वैल्यू हो जाएगी, ये हम ऐसे करेंगे दैट r रेज टू द पावर माइनस n डॉट डी आर इंटीग्रेट इक्वल्स टू, इधर तो है हमारे पास माइनस के डी टी 0 टू t टाइम। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विच इज r माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, लिमिट्स है हमारे पास r नॉट से r इक्वल्स टू माइनस के एक्सप्रेशन के बाहर है t माइनस 0। ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा दैट यू विल हैव r अपॉन 1 माइनस n माइनस r नॉट अपॉन 1 माइनस n इक्वल्स टू माइनस के टी, और इसकी पावर चल रही है 1 माइनस n। सो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, किसी भी nth ऑर्डर के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन जरूरत है इस एक्सप्रेशन की जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, ये तरीका है हाउ टू डिराइव दी nth ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन। अब करना क्या है, जब टाइम जो है वो टी हाफ के बराबर हो गया, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया r अपॉन 1 माइनस n इक्वल्स माइनस r नॉट 1 माइनस n रेज टू द पावर 1 माइनस n, इधर भी है हमारे पास 1 माइनस n इक्वल्स टू जी चल रहा है के। और जब टाइम हमारा टी हाफ के बराबर हो जाएगा तो r जो है वो हमारे पास r नॉट बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करें तो हमारे पास सीबीएसई में ये नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरीके से बनेगा दैट टी हाफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, इधर भी 1 माइनस n एंड 2 रेज टू द पावर 1 माइनस n। ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो आपका बन जाएगा फॉर योर टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ये भी आपको पूरा याद करने की जरूरत है, आपको सिंपल क्या याद करना है, आपको सिंपल ये कहा याद करना है कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन a नॉट रेज टू द पावर n माइनस 1। ये है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन, जो कि nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप रिमेंबर रख लीजिए, आप कैसे इस तक पहुंचे वो आपको नहीं समझना है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं जो जो हमने ऑर्डर पढ़े उनके। कैसे, हमने पढ़ा फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए जी एन की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, तो हम इसमें रखेंगे तो टी हाफ क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 का मतलब क्या है, टी हाफ 1 अपॉन a नॉट की पावर माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी हाफ क्या आ गया जी, प्रोपोर्शनल टू a नॉट। और यही हमने आज की वीडियो में अपना पढ़ा कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी कोई कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी हाफ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अब निकालेंगे अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू है 1, सो टी हाफ directly proportional to 1 upon a naught upon 1 minus 1, so t half is independent और directly proportional to nothing, सिर्फ और सिर्फ 1 upon a naught raised to the power 0 आएगा, so t half is directly proportional to 1, यानी कि independent of initial concentration। इसका मतलब है dependent on initial concentration और अगर हम इसकी बात करें, इसका 1 आने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है। आई होप मैं बार बार रिएक्टेंट्स नहीं लिख रही हूँ, बट आप समझ पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट्स का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, सॉरी मतलब रिएक्टेंट्स का ही यहाँ पे लेना देना है, दैट इज अंडरस्टूड। प्रोडक्ट्स नहीं लिख रही हूँ, बट अंडरस्टूड है, जहाँ जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल हो, फाइनल हो, सब रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट का कोई लेना देना, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारे पास अपना टी हाफ। जो एक्सप्रेशन आपने बनाया, हमने बनाया है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, आपको बस ये याद रखना है कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास अपना फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फाइनल, दैट इज फॉर दी टी हाफ। नाउ लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। सो हमने डिस्कस किया था अपना जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन था टी हाफ इक्वल्स टू 1 नॉट बाय 2k। वहीं पे अगर हम देखें अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट वाज टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय k। k इज डेफिनेटली रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आई होप लिखने की जरूरत नहीं है। k जो है दैट इज रेट कांस्टेंट। और जीरो ऑर्डर, यहाँ पे भी k जो है बच्चे दैट इज दी रेट कांस्टेंट, r नॉट जो है दैट इज दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास अपना पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। फिर हमने देखा था कि किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम अपना कैसे निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। फिर nth से हमने देखा कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो सही है। तो हाँ हमने देखा तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उन एक्सप्रेशंस में हमने देखा कि जब हम n की वैल्यू रखते हैं तो हमें वही एक्सप्रेशन मिलता है जो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सो आई होप आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है स्टूडेंट्स तो उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। क्वेरी को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट्स को हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उनको हम सॉल्व कर पाए। बाकी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। जिस किसी ने भी नहीं किया है वो अभी लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए चैनल के बारे में, ताकि उन्हें भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो उन तक पहुंच सके। बाकी कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।